नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास में आधुनिक काल में गद्य विधाओं पर बात करेंगे। और आज जो हमने साहित्य इतिहास पढ़ा है उसका मूल्यांकन होगा, क्योंकि आज हम टेस्ट लेंगे। हिंदी साहित्य इतिहास में आपने आधुनिक काल में पढ़ा होगा, काव्य खंड अलग है, गद्य खंड अलग है। काव्य खंड का हम पहले टेस्ट ले चुके हैं और आज हम गद्य खंड का टेस्ट लेंगे। गद्य खंड में जो तमाम विधाएं हैं, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा, जो भी गद्य की विधाएं हैं पाठ्यक्रम में हैं, तो उनसे संबंधित आज हम टेस्ट लेंगे। 50 प्रश्न है। आपको देखना है कि आप स्वयं प्रश्न करें और फिर आप मूल्यांकन करें कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम लेते हैं। पहला प्रश्न है, लल्लू लाल के विषय में असंगत कथन है। तो आपको अपने रजिस्टर में इसका उत्तर लिखना है। पहले प्रश्न में सही उत्तर क्या होगा, फिर मिलान करना है। लल्लू लाल के विषय में असंगत कथन है। इन्होंने प्रेम सागर नाम से ग्रंथ लिखा। लल्लू लाल ने प्रेम सागर नाम से ग्रंथ लिखा। फोर्ट विलियम कॉलेज में 1834 ईस्वी तक भाषा मंत्री रहे। इन्होंने स्वयं का संस्कृत प्रेस खोला था। इन्होंने बिहारी सतसई की लाल चंद्रिका नाम से 1818 ईस्वी में टीका लिखी है। तो ध्यान देना है कि लल्लू लाल ने प्रेम सागर नाम से ग्रंथ लिखा 1802-3 में, और लल्लू लाल ने प्रेम सागर में ही खड़ी बोली शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है। फोर्ट विलियम कॉलेज में 1834 ईस्वी तक भाषा मंत्री नहीं रहे, क्योंकि वे 1824 ईस्वी तक भाषा मंत्री रहे थे। फिर असंगत जब मिल गया तो बाकी सारे सही है। संस्कृत प्रेस खोला था, फिर बाद में वहां से आगरा ले आए और बिहारी सतसई की लाल चंद्रिका नाम से उन्होंने टीका लिखी है। तो ध्यान देना, पहला प्रश्न में लिया हिंदी साहित्य इतिहास के प्रारंभ में। जब हम प्रारंभिक रूप उसका देखते हैं तो प्रारंभ के 4 गद्यकारों को देखते हैं, लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां और सदा सुखलाल। तो हमने पहला प्रश्न जो लिया लल्लू लाल पर केंद्रित था, एक इसमें असंगत है, ये हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न, भाषा संवर्धिनी सभा की स्थापना किसने की? भाषा संवर्धिनी सभा की स्थापना किसने की? यह तथ्यात्मक है प्रश्न। सीधा सा उत्तर होगा श्रद्धाराम, तोताराम, लल्लू लाल, सदा सुखलाल। तो ध्यान देना किसने की है, आप देखें और सही उत्तर क्या है, तोताराम। भाषा संवर्धिनी सभा की स्थापना कौन करते हैं? तोताराम करते हैं। अगला प्रश्न है, निसार नाम से उर्दू में काव्य किसने लिखा? निसार नाम से उर्दू में काव्य कौन लिखते हैं? देखिए 4 प्रारंभ के गद्यकार, उनमें से सदल मिश्र, लल्लू लाल प्रत्यक्ष रूप से फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध थे। इंसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल, नियाज अप्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्र गद्य ग्रंथों का निर्माण कर रहे थे। तो ध्यान देना, इसमें निसार नाम से उर्दू में काव्य कौन लिखता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा सदा सुखलाल नियाज। इन्होंने निसार उपनाम से उर्दू में काव्य लिखा है। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से खड़ी बोली गद्य ग्रंथों के निर्माणकर्ता कौन रहे हैं? ध्यान देना, अभी तक हम कहाँ चल रहे हैं? हिंदी साहित्य इतिहास में गद्य काल के प्रारंभ में प्रारंभिक 4 गद्यकारों पर हम बात कर रहे हैं। तो ध्यान देना, स्वतंत्र रूप से गद्य ग्रंथों का निर्माणकर्ता कौन रहे हैं? गद्य ग्रंथों के निर्माणकर्ता कौन रहे हैं? तो ध्यान देना, लल्लू लाल और सदल मिश्र। लल्लू लाल और सदल मिश्र फोर्ट विलियम कॉलेज से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे, और सदा सुखलाल नियाज और इंसा अल्लाह खां अप्रत्यक्ष रूप से फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध थे। तो स्वतंत्र गद्य ग्रंथों का निर्माण कौन कर रहे थे? सदा सुखलाल नियाज और इंसा अल्लाह खां। अब देखिए अगला सवाल है, संकलन त्रय में शामिल नहीं है। संकलन त्रय में ध्यान देना,
संकलन त्रय में हम किसे देखते हैं, संकलन त्रय से क्या तात्पर्य है, यानी यूनानी साहित्य से प्रभावित है यह। और यूनानी साहित्य में जब नाटक का लघु रूप, जिसे हम एक अंक का कहते हैं, एकांकी कहते हैं, वो कम समय में छोटे से स्थान पर कम पात्रों द्वारा उसका अभिनय होता था। तो ध्यान देना, संकलन त्रय में शामिल नहीं है, स्थान शामिल है, काल शामिल है, कार्य शामिल है, कार्य वस्तु आता है, लक्ष्य शामिल नहीं है। तो संकलन त्रय में शामिल नहीं है, क्या होगा, लक्ष्य संकलन। अगला सवाल है, आचार्य शुक्ल ने हिंदी का पहला नाटक किसे माना है। देखिए, अभी तक हमने लिया है गद्य साहित्य में, हमने प्रारंभिक गद्यकारों को लिया, फिर हम नाटक में रह रहे हैं, एकांकी के साथ नाटक में देखना। हिंदी का पहला नाटक किसे माना, किसने, आचार्य शुक्ल ने पहला नाटक किसे माना है। आचार्य शुक्ल आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। नहुस नाटक किसने लिखा था, नहुस नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताश्री ने लिखा था नहुस नाटक। लेकिन ध्यान देना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक माना है। अगला सवाल है, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार पहला राजनीतिक नाटक कौन सा है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार पहला राजनीतिक नाटक कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, भारत दुर्दशा, भारत जननी, गोवध निषेध, भारत सौभाग्य। तो ध्यान देना, कौन सा नाटक है पहला राजनीतिक नाटक। सही उत्तर क्या है, भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला राजनीतिक नाटक है। उसके बाद में देखिए, अगला सवाल है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों से बेमेल हैं, यानी इन चारों में कौन सी विशेषता जो जयशंकर प्रसाद के नाटकों में नहीं है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों से मेच नहीं खाती है। लंबे संवाद, बिल्कुल प्रसाद के नाटकों में संवाद लंबे हैं। पात्रों की अधिकता, बहुत पात्र हैं। अभिनय में सुगमता, अभिनय में सुगमता जयशंकर प्रसाद के नाटकों में नहीं है। लंबे संवाद, और लंबे संवाद के साथ साथ पात्रों की अधिकता के कारण उनके नाटक मंच पर अभिनय के योग्य नहीं है। और काव्यात्मकता उनके नाटकों में है। अगला सवाल है, हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक किस समस्या पर केंद्रित है। हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक, हरिकृष्ण प्रेमी ने किस समस्या पर नाटक लिखे, ध्यान देना, ऐतिहासिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, पौराणिक और राजनीतिक। तो उन्होंने सामाजिक नाटक लिखे हैं। हरिकृष्ण प्रेमी ने कैसे नाटक लिखे हैं, सामाजिक नाटक लिखे हैं। सामाजिक समस्याओं पर उनके नाटक केंद्रित है। अगला है, बेमेल को पहचानिए। बेमेल को पहचानना है। देखिए, चंद्रगुप्त में कितने अंक है, चंद्रगुप्त में 4 अंक है। स्कंदगुप्त में कितने अंक है, स्कंदगुप्त में 5 अंक है। और उसके बाद देखिए, ध्रुव स्वामिनी में कितने अंक है, ध्रुव स्वामिनी में 3 अंक है। और अजात शत्रु में कितने अंक है, अजात शत्रु में भी 3 अंक है। तो सही उत्तर क्या होगा, बेमेल को पहचानिए। ये बेमेल है क्योंकि 6 उत्तर नहीं है। उत्तर क्या होगा, अजात शत्रु में 3 अंक है, 6 अंक नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। ध्यान देना, आपको इन नाटकों का अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि कौन से नाटक है, कब लिखे गए हैं। तो ध्यान देना, कोणार्क नाटक जगदीश चंद्र माथुर का है। तो कोणार्क नाटक कब लिखा गया, कोणार्क नाटक लिखा गया 1951 में। कोणार्क नाटक कब लिखा गया, 1951 में लिखा गया। अंजो दीदी किसने लिखा, अंजो दीदी उपेंद्र नाथ अस्क ने लिखा है। कब लिखा है, 1954 में लिखा है, उपेंद्र नाथ अस्क ने लिखा है। और टूटते परिवेश नाटक, ध्यान देना, टूटते परिवेश नाटक 1974 में आया। विष्णु प्रभाकर का नाटक है टूटते परिवेश, कब आया है, 1974 में आया है। और उसके बाद में ध्यान देना, आधे अधूरे नाटक हिंदी का एक चर्चित नाटक है, 1969 में प्रकाशित हुआ। तो अब आपके सामने उत्तर आ गया कि निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा सबसे पहले
प्रकाशित हुआ है? ध्यान देना, कौन सा सबसे पहले प्रकाशित हुआ? 51, 54, 74, 69। तो कोणार्क सबसे पहले प्रकाशित हुआ है। अगला सवाल है, हिंदी का पहला आधुनिक नाटक किसे कहा गया है? ध्यान देना, हिंदी का पहला आधुनिक नाटक किसे कहा गया है? हिंदी का पहला आधुनिक नाटक आषाढ़ का एक दिन है, जो 1958 में लिखा गया था। किसने लिखा था? मोहन राकेश ने लिखा था। इस पर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला। तो ध्यान देना है, आषाढ़ का एक दिन हिंदी का पहला आधुनिक नाटक है, आषाढ़ का एक दिन। अगला सवाल है, भीष्म साहनी रचित कौन सा नाटक चेकोस्लोवाकिया की लोक कथा पर आधारित है? तो भीष्म साहनी द्वारा रचित कौन सा नाटक चेकोस्लोवाकिया की लोक कथा पर आधारित है? कौन सा नाटक है? आपके सामने रंग दे बसंती चोला, कबीर अखड़ा बाजार में, हानुस, मुआवजे। तो सही उत्तर क्या होगा? हानुस। हानुस चेकोस्लोवाकिया की लोक कथा पर आधारित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित है? ध्यान देना, कई बार सन पूछी जाती, कई बार ये पूछा जाता है कि इस नाटक के रचनाकार कौन है। तो सुरेंद्र वर्मा ने एक और अजनबी, जो राम रची राखा, चिंदियों की झालर, आठवां सर्ग। तो इनमें सुरेंद्र वर्मा का नाटक कौन सा है? आठवां सर्ग। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, ये भी उनका है। एक और अजनबी किसका है? मृदुला गर्ग का है। ठीक है, एक और अजनबी किसका? मृदुला गर्ग का। और जो राम रची राखा, जो राम रची राखा मृणाल का है। और चिंदियों की झालर, चिंदियों की झालर किसका? अमृत राय का। तो इस तरह से आठवां सर्ग नाटक किसका? सुरेंद्र वर्मा का है। निम्नलिखित निबंधकारों में से द्विवेदी युग के सुप्रसिद्ध व्यंग्य निबंधकार कौन है? ध्यान देना, द्विवेदी युग के निबंधकार देखने, और उनके बाद में ये भी देखना है कि व्यंग्य निबंधकार कौन है। द्विवेदी युग के निबंधकारों में व्यंग्य निबंधकार कौन है, ये देखना है। तो ध्यान देना, द्विवेदी युग के निबंधकार ये सभी है। गुल्लेरी जी है, सरदार पूर्ण सिंह है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। लेकिन व्यंग्य निबंधकार कौन है? बाल मुकुंद गुप्त है। शिव शंभू के चिट्ठे, ये उनका चर्चित व्यंग्य निबंध संग्रह है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध धर्मवीर भारती द्वारा रचित है? धर्मवीर भारती का ये छोटा निबंध बड़ा चर्चित निबंध है। क्या नाम है? ठेले पर हिमालय। बाकी निबंध इनके नहीं है। तो ध्यान देना, धर्मवीर भारती के निबंधों में कौन सा निबंध है? ठेले पर हिमालय। अगला सवाल है, चक्कर क्लब निबंध के लेखक हैं? ध्यान देना, चक्कर क्लब निबंध के लेखक कौन है? एक निबंध चक्कर क्लब की तरह ठलुआ क्लब भी लिखा गया। ठलुआ क्लब किसने लिखा है? गुलाब राय ने लिखा है। तो चक्कर क्लब किसने लिखा है? मार्क्सवादी कथाकार यशपाल ने लिखा है चक्कर क्लब। तो चक्कर क्लब निबंध के लेखक कौन है? यशपाल हैं। चक्कर क्लब के लेखक यशपाल। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम क्या है? विद्यानिवास मिश्र के निबंधों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहला क्या? तुम चंदन हम पानी। तुम चंदन हम पानी कब आता? 1957 में प्रकाशित हुआ तुम चंदन हम पानी। मैंने सिल पहुंचाई कब प्रकाशित हुआ? 1966 में। इस तरह के आरपीसी में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, नेट में ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। मैंने सिल पहुंचाई। फिर है अंगद की नीति। अंगद की नीति कब आता? 1984 में आता। 1984 में आता अंगद की नीति। और सीरीज की याद आई कब आता है? 1995 में आता है। सीरीज की याद आई 1995। तो ध्यान देना, चार जो उनके निबंध है, तुम चंदन हम पानी 1957, मैंने सिल पहुंचाई 1966, अंगद की नीति 1984 और सीरीज की याद आई 1995। तो इसका सही उत्तर होगा अ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से रामविलास शर्मा द्वारा रचित निबंध नहीं है।
ऊपर जो निबंध दिए गए हैं उनमें से एक निबंध है जो रामविलास शर्मा द्वारा रचित नहीं है। तो ऐसा कौन सा निबंध है जो रामविलास शर्मा द्वारा रचित नहीं है? प्रगति और परंपरा है, आस्था और सौंदर्य है, विराम चिन्ह है, तो कौन सा नहीं है? ध्यान देना, विराम चिन्ह होगा। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह, देखिए विराम चिन्ह को या हो गया तो ये न पीछे जाएगा, विराम चिन्ह। अब देखिए शब्द और स्मृति इनका नहीं है। शब्द और स्मृति किसका? निर्मल वर्मा का है। तो सही उत्तर क्या होगा? शब्द और स्मृति रामविलास शर्मा का निबंध नहीं है। किसका है? निर्मल वर्मा का। अगला सवाल देखिए, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किस वर्ष प्रकाशित हुआ? ध्यान देना, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका निबंध संग्रह है? विद्यानिवास मिश्र का, जो ललित निबंधकार माने जाते हैं। ललित निबंधकार विद्यानिवास मिश्र का यह निबंध संग्रह 1974 में प्रकाशित हुआ। सही उत्तर क्या है? 1974। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974 में विद्यानिवास मिश्र का निबंध सामने आता है। अगला सवाल है, लक्ष्मी नारायण लाल का पहला प्रकाशित नाटक कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल और लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र प्रसाद युग के नाटककार है और लक्ष्मी नारायण लाल प्रसादोत्तर युग के नाटककार है। तो ध्यान देना, लक्ष्मी नारायण लाल का पहला नाटक कौन सा? अंधा कुआं। तो ये उत्तर सही है। देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में अछूतोद्धार की समस्या का चिंतन है? अछूतोद्धार की समस्या का चिंतन किस उपन्यास में हुआ है? चंद हसीनों के खतूत नहीं, दिल्ली का दलाल नहीं। तो ध्यान देना, किस में हुआ है? बुधवा की बेटी में हुआ है। तो अछूतोद्धार की समस्या पर केंद्रित उपन्यास कौन सा है? बुधवा की बेटी। देखिए अगला सवाल है, सात नदियां एक समुद्र उपन्यास के लेखक कौन है? सात नदियां एक समुद्र उपन्यास किसका है? चार विकल्पों में सही विकल्प क्या? नासिरा शर्मा का। सात नदियां एक समुद्र नासिरा शर्मा का उपन्यास है। नासिरा शर्मा महिला विमर्श में पढ़ी जाती है। 1984 में यह उपन्यास उनका प्रकाशित हुआ, नासिरा शर्मा का सात नदियां एक समुद्र। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी कविता रघुवीर साहे की नहीं है? ध्यान देना, रघुवीर साहे की कविता कौन सी नहीं? सीढ़ियों पर धूप में ठीक है, आत्महत्या के विरुद्ध है, सोन मछली अज्ञे की कविता है। तो सही उत्तर क्या होगा? सोन मछली। एक समय था इनकी कविता है, काव्य संग्रह है यह। फिर काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था निबंध किसमें संकलित है? तो ध्यान देना, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था निबंध, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था किसमें संकलित है? चिंतामणि भाग 1 में। काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था ये किसमें संकलित है? चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। तो ध्यान देना है। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा वृत्तांत राहुल सांकृत्यायन का है? राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत कौन सा है? राहुल सांकृत्यायन किस नाम से लिखते हैं? मेरी जर्मन यात्रा नहीं, मेरी यूरोप यात्रा नाम से राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है। मेरी यूरोप यात्रा उनके द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत है। मेरी जर्मन यात्रा किसने लिखा? सत्यदेव परिव्राजक ने लिखा है। किसने लिखा है? सत्यदेव परिव्राजक ने। मेरी जर्मन यात्रा कौन लिखते हैं? सत्यदेव परिव्राजक लिखते हैं। और मेरी यूरोप यात्रा किसका है? राहुल सांकृत्यायन का है मेरी यूरोप यात्रा। और यात्री का देश विष्णु चंद्र का है। यात्री का देश किसने लिखा है? विष्णु चंद्र ने लिखा है। यात्री का देश किसने लिखा? विष्णु चंद्र ने लिखा है। और यात्री मित्र कौन लिखता है? सत्यदेव लिखते हैं। यात्री
मित्र नाम से किसने लिखा? सत्यदेव ने। तो उत्तर क्या होगा? वह मेरी यूरोप यात्रा। निम्नलिखित में से असम्मिलित रचना है, तो इनमें से असम्मिलित रचना कौन सी है उसको पहचाना है। असम्मिलित रचना कौन सी है, ध्यान देना। कितने शहरों में कितनी बार ममता कालिया, ठीक है। पुरानी स्मृतियां नए स्केच किसका है? पुरानी स्मृतियां नए स्केच प्रकाशन गुप्त, सही है। सप्तवर्णी गिरिराज किशोर की रचना है। और स्मृति लेखा, ध्यान देना, स्मृति लेखा महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, किसकी है? अज्ञे की है स्मृति लेखा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? द स्मृति लेखा। अगला सवाल है, आवारा मसीहा शरचंद्र के जीवन पर आधारित जीवनी है। यह ध्यान देना, आवारा मसीहा जीवनी जो है कितने खंडों में है? आवारा मसीहा जीवनी कितने पर्वों में विभक्त है? खंड को पर्व कहा गया है, तो ध्यान देना सही उत्तर क्या होगा? वह 3 पर्वों में विभाजित है। असंगत युग्म पहचानिए, असंगत युग्म की पहचान करनी है। शिकंजे का दर्द किसका है? सुशीला टाकबरे, ठीक है एकदम। मेरी पत्नी और भेड़िया किसने लिखी? आत्मकथाएं दलित विमर्श में पढ़ी जाती है। मेरी पत्नी और भेड़िया डॉक्टर धर्मवीर। तिरस्कृत, ध्यान देना, तिरस्कृत किसकी रचना है? तिरस्कृत ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है, उन्होंने आत्मकथात्मक रूप में झूठन लिखा है। तो तिरस्कृत किसने लिखा? सूरजपाल चौहान ने लिखा है। तिरस्कृत किसने लिखा है? सूरजपाल चौहान ने लिखा है तिरस्कृत। तो सही उत्तर क्या होगा? ये होगा तिरस्कृत। और नागफनी रूपनारायण सोनकर ने लिखा, ठीक है। अगला सवाल है, रमणीका गुप्ता कृत हादसे किस वर्ष प्रकाशित हुई? रमणीका गुप्ता की रचना हादसे किस वर्ष प्रकाशित हुई? ध्यान देना, ये चर्चित रचना है और 2005 में प्रकाशित हुई। रमणीका गुप्ता ने दलित विमर्श पे, आदिवासी विमर्श पे खूब काम किया है। अगला सवाल है, राहुल साकरत्यान की आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा कितने खंडों में है? ध्यान देना, राहुल साकरत्यान की आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा कितने खंडों में है? तो ये सवाल हो चुका है, कितने खंडों में है राहुल साकरत्यान की आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा? यह रचना 6 खंडों में। तो सही उत्तर क्या होगा? 6 खंडों में है। अगला सवाल है, दूसरा ताजमहल कहानी की रचयिता कौन है? दूसरा ताजमहल कहानी किसकी है? ध्यान देना, नासिरा शर्मा को लेकर खूब सारे सवाल पूछे जाते, तो दूसरा ताजमहल रचना किसकी है? नासिरा शर्मा की है, कहानी संग्रह है उनका। अगला सवाल है, नामवर सिंह के अनुसार हिंदी की पहली नई कहानी है। नई कहानी की शुरुआत कब मानी जाती है? 1960 के आसपास। कई आलोचक 1954 से मानते हैं। और प्रोफेसर नामवर सिंह जो हिंदी के मुखर आलोचक है, उन्होंने परिंदे कहानी से हिंदी नई कहानी की शुरुआत मानी है। परिंदे कहानी निर्मल वर्मा की है, जो कब आई? 1958-59 में। कई आलोचक 1960 भी बताते, तो परिंदे कहानी से उन्होंने नई कहानी की शुरुआत मानी है। अगला सवाल है, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम 1911 किस पत्रिका में छपी थी? 1911 में किस पत्रिका में छपती है? अंबिका दत्त के इंदु पत्र में प्रसाद की कहानी ग्राम छपी थी। अगला सवाल है, प्रेमचंद की अंतिम प्रसिद्ध कहानी है। ध्यान देना, प्रेमचंद की अंतिम कहानी है कौन सी है? अंतिम कहानी है प्रेमचंद की कश्मीर का सेब। लेकिन अंतिम प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? कफन कहानी उनकी अंतिम प्रसिद्ध कहानी है। अगला सवाल है, द सेकंड सेक्स पुस्तक का स्त्री उपेक्षिता नाम से हिंदी अनुवाद किसने किया? सेकंड सेक्स, द सेकंड सेक्स का स्त्री उपेक्षिता नाम से हिंदी अनुवाद किसने किया? हिंदी महिला विमर्श की घोषित लेखिका प्रभा खेतान ने किया है। महिला विमर्श की घोषित लेखिका कौन? प्रभा खेतान। उसके बाद देखिए, बिंदा विशेषर किस उपन्यास के पात्र है? बिंदा विशेषर किस उपन्यास के पात्र है? ध्यान देना, ये चर्चित उपन्यास है, राजनीतिक व्यंग्यिक है इस उपन्यास की मुख्य विषय वस्तु। तो यह
महाभोज मन्नू भंडारी का उपन्यास है, उस उपन्यास के ये पात्र हैं। अगला असुमिलित की, ध्यान देना, असुमिलित करना, रचना रचनाकार को देखना है, टैली करना है। क्या होगा? चिड़ियाघर गिरिराज किशोर, ठीक है, चिड़ियाघर गिरिराज किशोर की रचना है। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की रचना है, बहुचर्चित रचना रही, भारत पाक विभाजन पर केंद्रित है, ये एक उपन्यास है उनका। धरती धनन अपना जगदीश चंद्र माथुर का उपन्यास है। और गोबर गणेश भीष्म साहनी का नहीं है, रमेश चंद्र साहा का है। किसका है? रमेश चंद्र साहा का है गोबर गणेश। अगला, काव्य में रहस्यवाद निबंध के रचयिता कौन है? काव्य में रहस्यवाद निबंध के रचयिता कौन है? तो ध्यान देना, काव्य में रहस्यवाद निबंध के रचयिता कौन है? काव्य में रहस्यवाद निबंध के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी और किशोरी दास वाजपेयी। तो सही उत्तर क्या होगा? चिंतामणि में संकलित है काव्य में रहस्यवाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। अगला सवाल है, कबीर नामक आलोच्य पुस्तक के रचयिता है। ध्यान देना, कबीर को हिंदी साहित्य में स्थापित करने का काम कौन करते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी करते हैं। तो ध्यान देना, कबीर शीर्षक से उन्होंने एक पुस्तक लिखी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? ध्यान देना, महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी नवजागरण रामविलास शर्मा की आलोच्य कृति है और यह 1977 में प्रकाशित हुई। किसने लिखी है? रामविलास शर्मा ने। रामविलास शर्मा की रचना है, इसका सही उत्तर होगा 1977। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास रिपोर्ताज शैली में लिखा गया है? कौन सा उपन्यास है जो रिपोर्ताज शैली में लिखा गया है? ध्यान देना, रिपोर्ताज शैली में लिखा गया श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी उपन्यास है जो रिपोर्ताज शैली में लिखा गया है। अगला सवाल है, मन्नू भंडारी कृत उपन्यास है। मन्नू भंडारी कृत उपन्यास कौन सा है? ध्यान देना, मन्नू भंडारी का उपन्यास महाभोज अभी आया था, महाभोज उपन्यास उनका चर्चित उपन्यास है। और आपका बंटी उपन्यास मन्नू भंडारी का चर्चित उपन्यास है, बाल मनोविज्ञान पर केंद्रित उपन्यास है। तो मन्नू भंडारी के महाभोज और आपका बंटी को लेकर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। आवाज चित्रा मुदगिल का उपन्यास है जो वृद्ध समस्या पर केंद्रित है। अगला सवाल है, नई कहानी के प्रतिनिधि कहानीकार कौन है? नई कहानी के प्रतिनिधि कहानीकार कौन है? ध्यान देना, नई कहानी की शुरुआत 60 में मानी जाती है। राजेंद्र यादव, ठीक है, मोहन राकेश, ठीक है, कमलेश्वर, ठीक है, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर। सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। नई कहानी के प्रतिनिधि कहानीकार। कालक्रम की दृष्टि से यशपाल की प्रथम रचना है। कालक्रम की दृष्टि से यशपाल की प्रथम रचना कौन सी? ध्यान देना, कालक्रम की दृष्टि से यशपाल की रचनाओं का क्रम पूछा गया है। तो ध्यान देना, फूलों का कुर्ता उनकी रचना कब प्रकाशित होती है? फूलों का कुर्ता 1949 में, फूलों का कुर्ता 1949 में। और पिंजरे की उड़ान उनकी रचना कब प्रकाशित हुई? 1939 में, 1939 में। और तर्क का तूफान 1944 में प्रकाशित हुई, तर्क का तूफान 1944 में। और फिर अभिशप्त का प्रकाशन वर्ष है 1943 अभिशप्त। तो कालक्रम की दृष्टि से यशपाल की पहली रचना कौन सी भी आपके सामने है विकल्प, और इन विकल्पों में पहली रचना पिंजरे की उड़ान 1939 में है। अगला सवाल है, किस कहानीकार की कहानियां ब्रेन ट्यूमर की कहानियां? ध्यान देना, ब्रेन ट्यूमर की कहानियां किस कहानीकार की कहानियां मानी जाती है? श्रीकांत वर्मा की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर की कहानियां कहा जाता है।
अगला सवाल है, निराला की साहित्य साधना भाग 3 की रचयिता कौन है? निराला की साहित्य साधना निराला की जीवनी है और किसने लिखी है? मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा ने लिखी है। तो ध्यान देना, इसका सही उत्तर क्या होगा? रामविलास शर्मा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की कृति नहीं है। महादेवी वर्मा की कृति नहीं है। कौन सी कृति नहीं है महादेवी वर्मा की? महादेवी वर्मा की कृति नहीं है। स्मृति की रेखाएं बिल्कुल है, पथ के साथी बिल्कुल है और अतीत के चलचित्र भी महादेवी वर्मा की रचना है, लेकिन संस्मरण और श्रद्धांजलियां नहीं है। तो ये किसकी है? संस्मरण और श्रद्धांजलियां। ये रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। अगला सवाल है, मादा कैक्टस किस विधा की रचना है? ध्यान देना, मादा कैक्टस किस विधा की रचना है? मादा कैक्टस अभी हमने लिया था, नाटक है। तो ध्यान देना, सीधा उत्तर होगा मादा कैक्टस किस विधा की रचना है? मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल का जो प्रसादोत्तर युग में हुए हैं उनका चर्चित नाटक है मादा कैक्टस। अक्सर इस रचना को लेकर, नाटक को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। और अंतिम सवाल, आज हमने 50 प्रश्न लिए और उनमें अंतिम प्रश्न जो है हमारा क्या है? निम्न में से कौन सी रचना डायरी विधा में नहीं है? ऐसी कौन सी रचना है जो डायरी विधा में नहीं है? तो ध्यान देना, देश देशांतर है, दैनिकी है, बर्फ के टुकड़े है, पेरिस के नोट्स क्या है? पेरिस के नोट्स एक रिपोर्टाज है, एक रिपोर्टाज है। पेरिस के नोट्स एक क्या है? रिपोर्टाज है। तो सही उत्तर क्या होगा? पेरिस के नोट्स रिपोर्टाज। और ये किसने लिखा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का डॉक्टर राम कुमार वर्मा का रिपोर्टाज है। तो ध्यान देना, किसी भी परीक्षा की तैयारी करें हमेशा स्वाध्याय से उसको अच्छी तरह से पढ़ना है। सबसे पहले पाठ्यक्रम हमारे सामने होना चाहिए, उसके बाद में प्रामाणिक पाठ्य सामग्री होनी चाहिए, कौन कौन सी रचनाएं हैं उनको देखना है और फिर टॉपिक वार पढ़ने के साथ साथ उसका मूल्यांकन होना आवश्यक है, क्योंकि मूल्यांकन से आपका पता चलता है कि आप किस स्तर की पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हमने हिंदी साहित्य इतिहास में गद्य का टेस्ट लिया, 50 प्रश्न। इस तरह से आप अपना मूल्यांकन करते रहें। धन्यवाद।